मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट 23 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। उसके पहले पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि ये बजट किस तरीके का होगा और आने वाला भविष्य किस तरीके का होगा। इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी हैं और कई सुझाव भी हैं। तो राजधानी रायपुर के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आसपास के किसान भी हैं, युवा भी हैं। लेकिन जिस बात को लेकर अभी चर्चा चल रही है वो ये है कि मोदी जी का जो इस सरकार का जो बजट आना है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग और किसान और युवा से संबंधित ये बजट हो सकता है। इन तमाम विषयों पर फोकस हो सकता है। हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की बजट से उम्मीदें हैं। क्या नाम है सर आपका? वेगेंद्र सोनबेर। मैं छत्तीसगढ़ का एक सामान्य किसान हूँ और छत्तीसगढ़ आज़ाद, पूरे भारत की आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। तो प्रथम तो हम ये कहेंगे कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जैसा एग्जाम्पल 11 रुपये का गेहूँ, एक समय में 11 रुपये गेहूँ था और 50 रुपये तोला सोना था, परंतु आज गेहूँ की कीमत 22 रुपये हुई है और सोने की कीमत 72,000 75,000 रुपये। तो ये कितना अंतर है, ये किसानों के लिए दुर्गति की बात है। हमारे जितने भी राजनेता हुए, कृषि को कहीं पे भी अप करने के लिए इन्होंने तैयारी नहीं की, जबकि हमारे पूर्वजों ने एक उदाहरण दिया था, नारा दिया था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच जो है नौकरी कहा था। परंतु जस्ट विपरीत हो गया है आज की स्थिति में। ये नौकरी पर ही सब डिपेंड हो रहे हैं। पूरे सारे जो आने वाली जनरेशन है वो नौकरी चाहती है, कोई खेती की ओर जाना नहीं चाहता है। नहीं जाना चाहता, इसके पीछे एक ही कारण है कि खेती जो है लाभ का काम नहीं रहा है। तो कृषि को लाभ का दर्जा दिया जाए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कई बातें होती हैं कि जो किसानों की फसल है उसका जो है ना, जो प्रॉफिट है उसको 1.5 गुना किया जाएगा, दुगना किया जाएगा। तो इस पर कुछ काम होता नजर आता है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने 2014 के घोषणा पत्र में बहुत साफ शब्दों में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को साक्षर पालन करेंगे। उसके बाद 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा था किसानों की आय हम दुगना करेंगे। परंतु आज तक मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है और ये देश की जनता जो है इसको देख रही है। किसान बदहाली की ओर जा रहा है, किसान जो है बर्बादी की ओर जा रहा है, परंतु हमारे देश के राजनेताओं का बिल्कुल इस पे कोई ध्यान नहीं है। इसमें मैं एक ही दल को नहीं, मैं दोनों दल को जिम्मेदार मानता हूँ। ये किसानों की बदहाली के लिए, किसानों की बदहाली सुधरनी चाहिए। आप भी किसान हैं और किस तरीके से देखते हैं जो बजट आने वाला है? क्या उसमें ऐसे प्रावधान हो ताकि किसानों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो, कृषि सेक्टर बेहतर हो? मेरा नाम नारायण लाल साहू है। मेरा खास गांव करगा है, धमतरी जिला में। वैसे मेरे पास 6 एकड़ की ज़मीन भी है। चूँकि मैं कृषि से संबंधित हूँ और रायपुर में भी शहर जिला साहू संघ का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, तो मुझे लगता है कि आज तक जो किसान की जो परिभाषा बनाए हैं वो भी अभी तक लोगों को समझ में आया है कि किसान किससे कहें। जो धान बोते हैं उसको कहें या जिसके पास ज़मीन है उसको किसान कहें। तो इस प्रकार से जो विवाद बना हुआ है, किसानी करने वाले लोग मजदूर होते हैं जिनके पास आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ होता है, वही आजकल कृषि काम करते हैं, मेहनत के काम करते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो काम नहीं करता और जो 3100 रुपया जो इसने अभी पैसा बढ़ाया है उसका पूरा लाभ जो है कृषि के जो स्वामी को मिलता है। तो जो नीचे वर्ग के जो एक्चुअल मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत का व्यक्ति हैं, जिसे निम्न स्तर कह सकते हैं, सीमांत स्तर कह सकते हैं, लघु स्तर की कह सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरा शासन से यही अनुरोध रहेगा कि जो वास्तव में काम कर रहे हैं, जो कर्मकार लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान हो ताकि उसको लगे कि मैं कृषि भी करूं और मेरा आर्थिक स्थिति भी सुधरे। और जो सीमांत कृषक हैं उसको भी इसमें कुछ अच्छे कैटेगरी में दिया जाए। जैसे इनको 3100 देता है तो उनको 4000 दिया जाए ताकि उनको कम खेती में उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में अलग बजट में इस प्रकार के प्रावधान करना चाहिए ताकि सबको एक जैसे खुशहाली जो हम लोग कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें सबका साथ सबका विकास तो दिखता नहीं है। सिर्फ जिनके पास ज़मीन है अधिक मात्रा में उन्हीं को इसमें लाभ मिलता है और बाकी जो लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरा शासन से यही अनुरोध रहेगा कि जितने वर्ग हैं हमारे कृषक के, 3 वर्ग हैं, निम्न वर्ग, सीमांत वर्ग, लघु वर्ग और उच्च वर्ग। इस प्रकार से इनको बंटवारा करते हुए वैसे इस अनुपात में उनको लाभ देना चाहिए।
अच्छा, जैसा कि वेगन जी ने कहा कि उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, एक वक्त का उन्होंने याद दिलाया कि 11 रुपये अनाज था और सोने का रेट 72 रुपये के आसपास था। तो आपको भी लगता है कि किस तरीके से इससे उद्योग का दर्जा मिल सकता है? अब उद्योग की परिभाषा में हम लोग समझें तो किसान को तो कभी उद्योग से संबंधित माना ही नहीं गया है। वो तो जहाँ जैसा पहुँचता है वहाँ उसको मंडी तक भी ले जाने में उसको तकलीफ रही है। आज चूँकि शासन जो है खरीफ फसल तो लेता है लेकिन रबी फसल तो लेता ही नहीं, तो इतना ही कर दे कि अगर रबी फसल को भी लेना शुरू कर दे 3100 के भाव में जैसे खरीफ फसल लेता है उसी प्रकार से 3100 भाव में भी रबी फसल को भी लेना शुरू कर दे तो एक उसको एक आधार मिल जाएगा, जीवन यापन करने का अच्छा साधन भी मिल जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और बीच बीच में जो छोटा छोटा लुभावने जो दिए जाते हैं वो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला। एक्चुअल में किसानों के हित में जब सोचना चाहिए तो शुरू से लेकर अंत तक जितने उनके काम होते हैं, जैसे बुआई के काम होते हैं, फर्टिलाइजर में डालते हैं, निराई के काम करते हैं, पानी देने के काम करते हैं, ये सारी चीज़ें में व्यवस्था उनका सुचारू रूप से होना चाहिए, तभी किसान का जो है समुन्नत विकास होगा। किसान जो है और कृषि कार्य से जो जुड़े लोग हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उस पर बेहतर काम हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो। तो आपको क्या लगता है कि किसानों की क्या डिमांड है इस बजट से, ताकि उनके जो कृषि उत्पादन है उसकी लागत कम हो और उनके फ़ायदे ज़्यादा हों? मैं इंजीनियर राधेश्याम साहू और वर्तमान में मैं अभी जो है किसानों के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कृषि का जो दर्जा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए और साथ साथ उसके कृषि के साथ जो भी और फसल तैयार किया जाता है उसका भी मूल्य, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि शासन से बहुत मांग करनी पड़ती है तब कहीं मूल्य का निर्धारण शासन करती है। आपने महंगाई भत्ता का नाम सुना होगा। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ जाती है, पर हमको उसके फसल का मूल्यांकन करने के लिए जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से उसका ही मूल्यांकन होना चाहिए। हमें सरकार के ऊपर हमेशा निर्धारित रहना कि हम आंदोलन करेंगे तब हमें पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, मतलब इस बजट में आप ये चाहते हैं कि जो अनाज है उसके MSP जो है ना जी वो बढ़े। हाँ, उनका भी जो मूल्यांकन जैसे होता है उसके हिसाब से भी उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। अच्छा बेगन जी, एक सवाल मेरा आपसे भी कि ये बात कही जाती है कि जो लागत है कृषि की उसको कम करना है और प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। तो देखें कि आजकल जो कृषि है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, पुरानी परंपरागत चीज़ें खत्म हो गई। पहले जैसे गाय पाली जाती थी, बैल होते थे, उससे खेत की जुताई होती थी, तो जो पूरी जो साइकिल जो जुड़ी रहती थी वो कृषि से जुड़ी रहती थी, लागत कम आती थी। अब देखें तो पूरा जो है ना ट्रैक्टर से लेके तमाम जो मशीनें हैं, तो इस पे किस तरीके से रिबेट मिले, छूट मिले ताकि किसान बेहतर हों? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। किसानों को अगर उत्थान की ओर ले जाना है तो हमें टैक्स में भी छूट देना चाहिए। आज कृषि उपकरणों में या दवाई या खाद में 18 से 28% GST है, तो इसको GST फ्री करना चाहिए या टैक्स फ्री करना चाहिए, तभी किसानों को लाभ मिलेगा। किसान जब अपना माल बेचने जाता है तो उसे ना तो GST ना किसी भी प्रकार को उसको लाभ मिलता, और किसान जब वही माल व्यापारी को गोडाउन से खरीदने जाता है तो उसे GST पे करना पड़ता है। या खाद है, बीज है, ट्रैक्टर है, कृषि उपकरण है या अन्य जितने भी साधन हैं, ये सारी चीज़ों में टैक्स फ्री होनी चाहिए, तभी जाके किसानों का उत्थान होगा। दूसरी बात, किसान ही देश के अन्नदाता हैं, किसान ही रीढ़ की हड्डी है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जान जो है गांव में बसी हुई है, हिंदुस्तान की मूल आबादी जो है गांव में बसी है, परंतु गांव को छोड़कर सिर्फ उद्योग को ही ध्यान दे रही है सरकार। उद्योग भी जरूरी है परंतु कृषि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसान नहीं रहेंगे तो ये देश नहीं रहेगा। जैसा कि बेगन जी ने कहा कि कृषि आधारित जो है ना उद्योगों का विकास हो, तो उससे क्या है कि अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। तो बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं कि किस तरीके से इसको बदला जा सकता है? बजट में ये आपका MSP बोल रहे हैं ना सब पूरा, तो मैं ये चाहूँगा कि ये सब MSP जो है वो केवल सरकारी खरीद पर ही निर्भर है।
मैं ये नहीं चाहता कि खरीद पर निर्भर रहे। अब हम जो किसान हैं वो कोई भी सामान उत्पादन करते हैं, हमें बेचने की बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी हमारा जो टमाटर है या जो भी आज बोल रहे हैं महंगाई बढ़ते बोलते हैं, उस टमाटर का बिचौलिया ही फ़ायदा उठाता है। वो हमारा पैसा माने हम किसान जाग देखिए वो जाता है अपने मार्केट में, होलसेल मार्केट में, उसको औने पौने में लेते भी हैं वो, और उसके बाद वो बिचौलिया जो बोलते हैं। आज एक मार्केट में कहीं चले जाइए, आप कोई भी एक सामान जो जब भिंडी हो या कुछ भी एक किसान उत्पादन कर रहा है तो उसका कीमत अगर वो निर्धारित कर दिया बिचौलिया कि आप 20 रुपये में बेचना, तो 20 रुपये में चारों कभी कहीं कुछ भी बाजार के मार्केट में चल दीजिए, वो 20 रुपये ही मिलेगा आपको। और अब वो हमसे खरीदता माने किसान को वो मुश्किल से 10 रुपये या 8 रुपये में खरीदता है। और मगर 20 रुपये उसको जो बिना उत्पादन का, बिना मेहनत का, किसान जो मेहनत करता है उसको उसका लाभ नहीं मिलता, मगर उसको सबसे ज़्यादा लाभ बिचौलिया का है। हाँ, हाँ। तो कानून में कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी बदलाव, लेकिन हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो किसानों की जो मांगे हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो लागत है वो कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो और एमएसपी जो है समय समय पर बदली जाए। जिस तरीके से महंगाई भत्ता जो कर्मचारी हैं उनको हर 6 महीने में रिवाइज होता है, तो वैसे एमएसपी भी रिवाइज हो। युवा क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार के जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसका ये पहला बजट है, तो युवाओं को भी बड़ी आस है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि बजट आने वाला है, 23 तारीख को पेश होगा, आप अभी पढ़कर निकले होंगे, तो इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? पहले तो अपना आप परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष साहू है और मैं एक छात्र के साथ साथ एक समाज सेवी और एक राजनीतिक के तौर पे भी काम करता हूँ। फिलहाल मेरा जो मांग है सरकार से बस यही है कि जिस देश में शिक्षा पे 18% से ज़्यादा 18% या उससे ज़्यादा जीएसटी लग रहा हो, उस देश की शिक्षा नीति से फिर हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मेरी सबसे पहली मांग तो यही रहेगी कि हम शिक्षा नीति के तहत देश में जो शिक्षा है उसे जीएसटी फ्री करें, मुफ्त शिक्षा का अभियान चलाएं, क्योंकि आज के समय में शिक्षा की जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर में। फीस भी बहुत ज़्यादा लगती है। जी हाँ, आप प्राइवेट स्कूल में जाइए। मैं आपको अभी की एक रिसेंट बात बता देता हूँ। एक मजदूर था जो अपने दूसरी कक्षा के बच्चे के लिए जिसने किताबें खरीदी, उसकी जो कॉस्ट थी, उसने मुझे नेट के थ्रू पता चला, वो कलेक्टर के पास गया, 3,500 की उसकी कॉस्ट थी। आप मुझे बताइए, एक मजदूर जो दिन का 200-300 रुपये कमा रहा है, अगर वो उसको 3,500 रुपये की अपने बच्चे की दूसरे क्लास की बुक खरीदनी पड़ी, तो अपने बच्चे को आगे के लिए शिक्षित होने के लिए कैसे प्रेरित हो पाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी है कि एक देश में, आज हम छत्तीसगढ़ में रह करके बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में एक आपका ये स्टेट लेवल का एजुकेशन दी जाता है, फिर एक ICSE बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है। एक देश में ये 3 बोर्ड काहे हैं? एक देश वन नेशन वन बुक का हमारी देश जो है कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ला पा रही है? अगर वन नेशन वन बुक होगा तो फिर एक ही बुक, एक विषय का एक ऑथेंटिक हमको बुक मिल पाएगा, जिसमें जो दुनिया भर के जो राइटर्स होते हैं और जो आनंद फानंद जो भी रेट लगाते हैं वो सारी चीज़ों पे नियंत्रण लाया जा सकता है। ये सरकार की तरफ से सबसे बड़ा कदम होगा अगर ये चीज़ किया जाए। तो मेरी मांग यही रहेगी, पहले वन नेशन वन बुक पे ध्यान दिया जाए और शिक्षा को GST के दायरे से बाहर ला करके निःशुल्क शिक्षा सबको दिया जाए। बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं से, और ये बड़ी बात जो निकल कर आई कि यूथ मानता है कि वन नेशन और वन सब कुछ की बात की जा रही है, तो वन नेशन वन बुक की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्या नाम है आपका? हर्ष वर्मा। हर्ष, क्या लगता है इस बजट से को लेकर कैसे ऐसे प्रावधान हो ताकि जो यूथ है उसको रोज़गार आसानी से मिल सके? मुझे सिर्फ अपने सरकार से सिर्फ एक उम्मीद और एक शिकायत है, जो पिछले सरकार में जितनी भी भर्तियां वैकेंसी निकाली गई थी उस पर जल्द से जल्द निर्णय करे, और मैं चाहता हूं कि जितने सारे बेरोजगार युवा लोग हैं उनसे जल्द से जल्द उसको रोज़गार देने की मांग है हमें। अच्छा, तो जी रोज़गार किस तरीके से हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम होता है या सरकार कुछ ऐसी स्कीम लाए, और ऐसी आपको क्या लगता है कि कैसी कौन सी स्कीम लाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें हो सकती हैं? स्कीम है जैसे कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा बदलाव ज़रूरी है ताकि बच्चे को सीधा और सरल वो मिल पाए। ये हमारे साथ यूथ थे और कुछ और लोगों से हम बजट पर चर्चा करते हैं। बजट पर किसान और युवाओं के बाद अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नामी गिरामी जो व्यवसायी हैं, और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि 23 तारीख को जो बजट आना है। तो व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लव अग्रवाल। क्या व्यापार है आपका? मेरा भी बिजनेस है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री है? हाँ। किस चीज़ की फैक्ट्री है आपकी? मेरा वनोपज का काम है, फॉरेस्ट का।
अच्छा, तो केंद्र का जो बजट आ रहा है तो व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो क्या उम्मीदें आप लोगों को भी हैं, आपको हैं, आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई? हमको दो उम्मीद है बजट से इस साल गवर्नमेंट से। हमको ऐसा लगता है कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए बैंक का, जिसकी वजह से लोगों को लोन लेने में आसानी हो और चुकाने में भी आसानी हो। और दूसरी चीज़ हम ये भी चाहते हैं कि जो टैक्स का स्लैब है वो इस साल और थोड़ा सा राहत दिया जाए, उसमें कुछ भी कमी की जाए। मतलब टैक्स का स्लैब जो बढ़ा है 5 लाख है, उसको लिमिट बढ़ाया जाए थोड़ा सा। इनकम टैक्स इनकम टैक्स लिमिट बढ़ानी चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? सतपाल जैन। क्या कारोबार है अपना? मेरा शक्कर का और कपड़े का। अच्छा, तो शक्कर और कपड़े का तो देखा जाए तो सीधे तौर से आम इंसान से जुड़ा हुआ व्यापार है। अब बजट आ रहा है तो उस बजट से क्या उम्मीदें हैं ताकि इस व्यापार में और चार चांद? हम ये चाहते हैं कि कपड़े के अंदर जो अलग अलग जीएसटी है वो एक हो जाए तो अच्छा, हमको अलग अलग हिसाब नहीं रखना पड़ेगा। अभी 10 प्रकार का जीएसटी लगता है, ये 5,000 से कम होगा तो ये जीएसटी लगेगा, 10,000 से ऊपर होगा तो ये जीएसटी लगेगा, 50,000 के ऊपर होगा तो जीएसटी लगेगा। उसको हम एक स्लैब चाहते हैं। मतलब जीएसटी से बड़ी परेशानी है? हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। व्यापारियों को भी फिर आपका जो सेक्टर है उसमें? नहीं, शक्कर में कोई परेशानी नहीं है, कपड़े में परेशानी है। कपड़े में। सर, आपका क्या नाम है? हाँ, संजय अग्रवाल। क्या व्यापार है आपका? मेरा तो खैर रियल एस्टेट का काम है। तो रियल एस्टेट में किस तरीके से चाहते हैं कि बजट में उनके प्रावधान हो ताकि आपको भी का व्यापार बढ़े? नहीं, क्या होता है जैसे भी छत्तीसगढ़ में जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन आया है, इसके पहले जब भूपेश सरकार थी उसमें जो 30% का डिस्काउंट था, अभी जैसे ओपी चौधरी जी ने आया तो आते ही उन्होंने 30% हटा दिया, पर पंजीयन शुल्क में कोई कमी नहीं किया। पंजीयन शुल्क आज भी वही 4% है। अगर वो पुराना आदेश को लागू करते हैं तो पंजीयन शुल्क भी पुराना लागू होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जिससे रियल एस्टेट और बढ़े? रियल एस्टेट में कोई भी स्टेट हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे अदर स्टेट की बात हो, सब जगह रजिस्ट्री बहुत कम से कम रहना चाहिए ताकि लोग रजिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा करा सके। रजिस्ट्री रेट ज़्यादा होने के कारण लोग रजिस्ट्री करा नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सर, आपका क्या नाम है? हनुमान प्रसाद अग्रवाल, संरक्षक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी, व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, चाय व्यवसाय से। सबको चाय पिलाते हैं लोग, तो चाय पी के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी, और तो फिर चाय वाले लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा क्या हो कि ये चाय तो वैसे सर्व सुलभ है, कोई दिक्कत नहीं है, न कोई चाय में टैक्स की परेशानी है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि स्लैब बढ़ना चाहिए। आज की तारीख में सरकार सारा पेमेंट चेक के थ्रू करवाना चाहती है, करना भी चाहते हैं हम लोग। अभी हमने कल ही जैसे मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक बिल भी आपका चेक से ही पटेगा, नहीं पड़ सकता। चाहे आपकी एयर ट्रेवल है वो भी चेक से ही करना पड़ेगा। तो सारा काम हम पक्का में करना चाहते हैं, तो पक्के में करने के लिए पक्के में छूट भी हमको उस हिसाब से मिलनी चाहिए जो एक साधारण मध्यम क्लास व्यापारी को आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, या तो बड़ों के लिए या नीचे वालों के लिए, बीच वालों के लिए कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। आज हर तरह से बीच वाला पिस रहा है। हर व्यापारी को क्या मोदी जी बड़ा ही मान रहे हैं क्या आप लोगों को? मोदी जी बड़ा नहीं मान रहे। मोदी जी के पास जो जानकारी जाती होगी वो या तो बड़े की जाती होगी, छोटों की जाती होगी, बीच वालों की जानकारी नहीं जाती होगी, मैं ये समझ रहा हूँ। अब मिडिल क्लास आप कहीं भी पूछ के देख लीजिए, चाहे मिडिल क्लास किसी भी धंधे से जुड़ा है, वो सब परेशान है। एक तो जीएसटी आई, मैं जीएसटी का स्वागत किया था एज ए चैम्बर के संरक्षक के नाते मैं स्वागत किया था, किंतु उसमें जितनी परेशानियाँ अधिकारियों ने एक एक करके डाल दी है, वो बिना अकाउंटेंट के आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एक छोटा दुकानदार कहाँ से अकाउंटेंट रखेगा, हिसाब लगाइए आप। तो आप तो जीएसटी आसान होनी चाहिए। जीएसटी में जो कॉम्प्लिकेटेड जो मुद्दे हैं उनको हटाना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र अग्रवाल, टैक्स कंसल्टेंट। जी जी जी। अच्छा, तो टैक्स कंसल्टेंट हैं आप, और बहुत लोगों को जो है ना इनकम टैक्स से बहुत को लेकर बड़ी उम्मीदें रहती है कि सरकार इनकम टैक्स से बढ़ाए, और इनकम टैक्स के दायरे से बहुत सारे लोग बाहर भी होते हैं। लेकिन एक वर्ग ये कहता है कि ये लोग टैक्स नहीं दे, बाकी तो सभी सामान में टैक्स होता है। अभी क्या है कि जो जीएसटी से लोगों को दिक्कत हो रही है, वो ज़्यादा दिक्कत ये है कि उसमें फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो उससे जो आम व्यापारी है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा पूरी करनी पड़ती है, उसमें उलझ के रह जाता है। और जब वो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाता है या अकाउंटेंट देखता है तो उसमें उनके खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रहा इनकम टैक्स का सवाल, तो इनकम टैक्स का स्लैब भी बढ़ना चाहिए, जिससे कि आम आदमी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसके पास जो है जो इनकम हो उसके बाद कुछ बचत हो सके।
तो मेन दिक्कत व्यापारियों को या सभी को ये है कि जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उन पर अंकुश लगना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए जो है। अच्छा, कुछ व्यापारियों को रिबेट भी चाहिए, छूट केंद्र सरकार से, ऐसे किसी उद्योग में उम्मीद हो ताकि व्यापार उनका बढ़े? छूट तो बात की बात है। पहले जो सरकार रेवेन्यू के रूप में व्यापारियों पर जो जीएसटी का एक बहुत बड़ा लदान लाद दिया है, जैसे आपको रेवेन्यू चाहिए, ठीक बात है, लेकिन आप ऐसी चीज़ों में जीएसटी लगा रहे हैं, किराए पे। एक तो आदमी किराया नहीं दे पाता, उसमें जीएसटी। इंश्योरेंस के प्रीमियम, आदमी ले दे के इंश्योरेंस का प्रीमियम जो उठाता है, आप उसके ऊपर भी जीएसटी चाहिए। मतलब जीएसटी लगाने के लिए एक सोच होनी चाहिए कि हम किस पे जीएसटी लगाएं ताकि मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। उधर आप दूसरी बात ये कि आप पैसे का आप सोचिए कि कितने डिवैल्यूएशन हो गया है, लेकिन आप इनकम टैक्स का स्लैब वहीं रखे हुए हैं। आप उसको नहीं बढ़ाते हैं। आज 1 रुपये की पहले क्या वैल्यू थी और आज क्या है, उस हिसाब से कम कैलकुलेट करके स्लैब भी बढ़ना चाहिए। आप पैसे लो, रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए, सब ठीक है, लेकिन आप व्यापारी की, मध्यम वर्ग की परिवार की भी तो सोच रखें कि वो कहाँ तक दे पाएगा, कितना वजन सह पाएगा। तो ये सब चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ा विषय जो है ना, जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। एकदम सरलीकरण होना चाहिए। अभी तो ये स्थिति, पहले हम सेल टैक्स था, हम बड़ा आसानी से भर लेते थे सब कुछ, हमारा रिटर्न सब। अब क्या है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतने सारे नियम हो गए, हमको खुद को समझ में नहीं आता, तो एक सीए करना पड़ता है। वो चाहे जो भी चार्ज करे, हर महीने सीए को दो, मतलब जीएसटी की रिटर्न भरने के लिए पैसे दो, साल का फिर दो। तो मतलब आखिर कहाँ तक झेलेगा आम आदमी इस बात को? बिल्कुल, व्यापारी जीएसटी से परेशान है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ की एक बड़ी शख्सियत राइस मिल एसोसिएशन से जुड़े हैं और बॉलीवुड के कलाकार भी हैं। तो दो इंडस्ट्री हैं। तो अब केंद्र का जो बजट आ रहा है योगेश जी, तो इसमें फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्या प्रावधान हो जाएं ताकि छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री बढ़े? देखिए, छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री को अभी तक कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है और हम चाहते हैं इस बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए सहूलियतें दें। फिल्म निगम एक बनाया जाए जिसमें फिल्मों के लिए फंड उसमें दिया जाए। जो जितने छोटे छोटे कलाकार हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, उनके लिए सरकार एक सामूहिक इंश्योरेंस करवाए, जिसमें कि जिसको भी तकलीफ होती है, छोटे छोटे कलाकार का भी काम होता है, कभी नहीं होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है कोई, तो उसमें उनको सामूहिक बीमा के रूप में उनको राशि मिले। और एक बड़ा स्टूडियो का निर्माण यहाँ पे किया जाए जिसमें रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ लोगों को सीखने में मिलेगा और बाहर से लोगों को बुला करके यहाँ ट्रेनिंग लगाई जाए, तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर होगा। लेकिन सरकार कलाकारों को लेकर के, चाहे फिल्म के कलाकारों, चाहे लोक कलाकारों, सबको लेकर के सरकार में बहुत अच्छी सोच अभी तक नहीं बन पाई है। तो इसलिए एक निगम मंडल बना करके कलाकारों के लिए उनको सुविधाएं देनी चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ के राइस मिल से जुड़े हो। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, धान का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, प्रोक्योरमेंट भी होता है। तो अब केंद्र से इस सेक्टर में क्या उम्मीद है? देखिए, केंद्र सरकार की पॉलिसी में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। जैसे मेरे पूर्व के लोगों ने भी कहा कि जो जीएसटी का जो मामला है वो बहुत गंभीर है, हर आदमी उससे परेशान है। पता नहीं क्यों केंद्र सरकार में बैठे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जीएसटी से छोटा छोटा व्यापारी भी परेशान है। जीएसटी को इतना कठिन कर दिया गया कि आज व्यापारी को समझ में नहीं आता। सेल टैक्स में तो आदमी खुद ही भर लेता था, लेकिन अभी जीएसटी में इतनी क्लिष्ट बना दिया गया, उसको सरल करना चाहिए जीएसटी को। और जीएसटी के आड़ में जो उनके अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं, ये उनको क्यों नहीं दिख रहा है? कई बार शिकायत कर दी गई कि जीएसटी के आड़ में आपके अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं, दुकानदारों से, फैक्ट्री वालों से, बाजार में घूम घूम करके लाखों रुपये वो लेकर जाते हैं, डिमांड करते हैं। इस पर अंकुश क्यों नहीं लगता? और कई अधिकारी यहाँ पर जमे बैठे हुए हैं, उनको हटाया क्यों नहीं जाता? 5-5 साल, 10-10 साल से अधिकारी बैठे हुए हैं क्योंकि वो वसूली कर रहे हैं और उसकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही है। मैं तो कहूँगा कि पहले पूरे देश में ऐसे अधिकारियों को हटाना चाहिए जो जमे हुए हैं और जो अवैध वसूली में लिप्त है। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। बजट को लेकर सभी वर्गों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। किसानों की, युवाओं की, व्यापारियों की उम्मीदें हैं। किसानों की मांग है कि उनकी आय बढ़े और जो कृषि लागत है वो घटे। और वहीं अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के बॉलीवुड के कलाकारों को उम्मीद है कि निगम जो छत्तीसगढ़ के फिल्म उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र की सरकार का जो बजट आना है उसमें छूट मिले। और इसके साथ ही जो व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं और वो चाहते हैं कि जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि जिस तरीके से सेल टैक्स
भरने में उन्हें आसानी होती थी, जीएसटी को भी भरने में आसानी हो, और जीएसटी भरने में दिक्कतें होने की वजह से उन्हें कई सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, जिससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली।